नमस्कार दोस्तों, आर विद्या विजन चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम लोग फिर अपनी फटाफट सीरीज को लेकर आए हैं। जो फटाफट सीरीज है इसको आज हल करते हैं और एक नए आयाम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं। कहाँ से प्रश्न नंबर हमारा एक पहला आया है, क्या ब्रज भाषा का विकास, ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिए। कहा गया ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो विकल्प में दिया गया शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंस और ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक, तो चलिए आप फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो मित्र सीधे से आप एक बात बताएंगे किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब हुआ कैसे, जैसे यह शौरसेनी अपभ्रंश रही, ठीक, क्या रही, शौरसेनी अपभ्रंश है। शौरसेनी अपभ्रंश से यह आई क्या, पश्चिमी हिंदी आई। ठीक, अब इस पश्चिमी हिंदी, उसके बाद फिर एक इसमें राजस्थानी हिंदी आ जाती है। ठीक, उसके बाद फिर पहाड़ी हिंदी आ जाती है और उसके बाद एक और आ जाती है जिसका नाम क्या हो जाता है, गुजराती हिंदी होता है। ठीक है, अब इस पश्चिमी हिंदी से देखिए ब्रज भाषा हो गई, ब्रज भाषा, बुंदेली, बुंदेली, कनौजी, कनौजी, खड़ी बोली, खड़ी बोली और हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी का विकास, इन सभी बोलियों का विकास किससे होता है, पश्चिमी हिंदी से होता है। अब पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए ब्रज भाषा का जो विकास माना गया वह किससे माना गया, शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया। अब जब अर्धमागधी की अगर हम बात करते हैं, अर्धमागधी से हमारी कौन कौन सी भाषा आई है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आती है। ठीक, पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी भाषा आई है, अवधी आई, बघेली आई और एक आई छत्तीसगढ़ी आ गई। क्या आ गई, छत्तीसगढ़ी आ गई। ठीक, अर्धमागधी से कौन सी हिंदी आती है, कौन सी हिंदी का विकास होता है, पूर्वी हिंदी का विकास होता है और इससे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास होता है। ठीक, अब मागधी से कौन सा आता है, एक मागधी से आ जाती है क्या, बिहारी हिंदी आ जाती है। कौन सी आती है, बिहारी हिंदी आती है। बिहारी हिंदी से भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मगही और मैथिली, इन बोलियों का विकास हुआ। ठीक, इसका क्या, ब्राह्मण से कौन कौन आए, सिंधी और पंजाबी आई। ठीक, सिंधी और पंजाबी बोली आ गई। ठीक है, यह सब कहाँ से, ब्राह्मण से अपभ्रंश से आई है। बाकी सबका हमने आपको विवरण दे दिया। आप देख सकते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ, पश्चिमी, पश्चिमी से ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी का है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या कह रहा है कि निम्न इसमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि की बात कर रहा है। अघोष और सघोष दो होते हैं, गा घा दिया गया, पा फा दिया गया, डा ढा दिया गया, दा धा दिया गया। ठीक, अब देखिए जो घोषत्व होता है, जो क्या हो जाता है, घोषत्व होता है, घोषत्व को दो आधारों बांट दिया गया। एक को क्या नाम दे दिया गया, सघोष दिया गया, दूसरे को क्या नाम दिया गया, अघोष दिया गया। ठीक, तो जब सघोष की बात होती है तो वहां सघोष में यह ध्यान रखिएगा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक, और क्या आ जाता है, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण और एक आ जाता है प्लस क्या हो जाता है, सभी स्वर वर्ण हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, सभी स्वर वर्ण हो जाते हैं। और अघोष का मतलब क्या होता है, पहला और दूसरा, और क्या आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, सा 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 हो जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा। तो आप देखिए कि यह तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष गया तो पहला और दूसरा कहाँ गया, अघोष में गया है। तो अब देखिए अघोष ध्वनि कौन सी हुई, गा घा नहीं। ठीक, पा फा एकदम राइट आंसर। ठीक, तो विकल्प नंबर बी एकदम सही, क्योंकि वर्ग का या क्या, पहला दूसरा पा फा बा भा कहा जाता है ना, तो यह पहला दूसरा क्या हो गया, पा फा हो गया। ठीक है, तो पहला दूसरा क्या हो गया, पापा हो गया, तो यह सही। बाकी यह सब क्या हो जाते हैं, यह सब सघोष ध्वनि में चले जाते हैं, अघोष नहीं होते। पा और फा क्या हो गया कि यह क्या हो जाते हैं, अघोष ध्वनि होते हैं। होता क्यों है, यह हमने आपको बताया, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा, और स स स तीनों स क्या हो जाएंगे, हमेशा अघोष ध्वनि में चले जाएंगे। बात क्लियर हो गई, तो विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं यह आपसे बताया गया। तो विकल्प दिया गया 2, 8, 7 और 3। तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं भैया? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक, उसके बाद फिर क्या आ जाती है? लक्षणा शब्द शक्ति आ जाती है। ठीक, लक्षणा शब्द शक्ति आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। ठीक है, अब इस तरह से क्या हो गए? शब्द शक्ति कितने प्रकार के हो गए मित्र? 3 प्रकार के हो गए। आप देख लीजिएगा, तीनों का नाम भी आपके सामने दिया गया है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक, बुढ़ापा क्या है? एक क्या कौन सी संज्ञा है? लिखा गया है, विकल्प में लिखा गया जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, कोई नहीं है। यह विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि संज्ञा की बात कर रहा है। ठीक है, तो बुढ़ापा की बात कर रहा है, तो बुढ़ापा क्या दे रहा है? एक भाव दे रहा होता तो वह क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु का जब नाम का क्या हो जाएगा? नाम का बोध होगा तो जब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब उसके संपूर्ण जाति का बोध होगा, क्या होगा? संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा, तब वहां पे क्या हो जाएगा? तब वहां पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब किसी व्यक्ति के गुण की बात करेगा, दोष की बात करता है, धर्म की बात करता है, दशा की बात करता है, अवस्था की बात करता है, तो यह सब जब इन सारी चीजों की बात करता है तो वहां हमेशा क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक, तो वहां पे कौन सी संज्ञा हो जाती है मित्र? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी भैया? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक, बुढ़ापा हुआ, ईमानदारी हुआ, ठीक, बेईमानी हुआ, ठीक, भूख नींद प्यास की बात आई, ठीक, प्रेम की बात आई, प्रणय की बात आई। ठीक है, यह सारे शब्द क्या हो गए? यह सब हमेशा क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। दूरी हो गई, निकटता हो गई, समीपता हो गए, यह सारे शब्द क्या हो जाएंगे? हमेशा भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो याद देखिए, भाववाचक संज्ञा कौन? बुढ़ापा में कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अगला देखिए, लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो लिखा गया उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह, संकल्प। और हमने आपको यह बताया था, जब भी आपको लिंग पहचानना होगा तो लिंग शब्द को, किसको? लिंग शब्द को आप किससे जोड़ेंगे? शब्द को किससे जोड़ दिए देंगे? को क्रिया से जोड़ दीजिएगा। ठीक, क्रिया से जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर अपने आप पहचान में आ जाएगा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, स्त्री है या पुल्लिंग है। तो चलिए फटाफट आप लोग जोड़िए इसको आप जोड़िए। जैसे उत्साह होता कि होती है? उत्साह हमेशा होता है, पुल्लिंग हो गया। मृत्यु होती है। ठीक, चक्रव्यूह होता है। ठीक, संकल्प लिया जाता है। ठीक, अब आप देखिए उत्साह होता है। ठीक है, अब आप देखिए होता होती लिया यहाँ आ गया ना। अब आप देखिए कि कौन सा शब्द गया? मृत्यु शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, मृत्यु शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी जितने भी शब्द होते हैं वह सब क्या है? पुल्लिंग में चले गए हैं। ठीक है, सब कहाँ चले गए? पुल्लिंग में। प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर। प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर आ गया। आगे चले। अब यहां देखिए, अब यहां पर एक नई विडंबना। कहा गया कारकों को विभक्ति के साथ जोड़िए। कारकों को विभक्ति के साथ जोड़ना है। यहाँ आ और बा 2 कॉलम बना दिए गए हैं। लिखा गया कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, में, से, ने, को। अब आपको यहाँ चिन्ह बताना कौन सा है। देख, कर्ता का चिन्ह क्या होता है मित्र? ने होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। ठीक, करण का चिन्ह क्या हो जाता है? करण का चिन्ह क्या हो जाता है? तो करण का चिन्ह क्या होता है? यह देखिएगा से होता है। और अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में होता है। अब आप देखिए विकल्प आप ढूंढिए। इसमें विकल्प में क्या आया है? कर्ता का क्या आया है? कर्ता का छोटी है। छोटी कहाँ? पहले विकल्प में यहाँ है। दूसरा मिलान करिए, बड़ी आया, सही है। तीसरे का मिलान करिएगा, तीसरे का कहाँ गया? बा में गया है। ठीक है, कहाँ गया है? बा में गया है। ठीक है, तो यहाँ बा हो गया, यहाँ विकल्प ही गलत है। ठीक, बा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया? अधिकरण मतलब आ हो गया। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर। मिल गया ना?
मिलान कर लीजिएगा, मिलान करिए, देखिए अपने आप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब मिल रहा होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुरंत विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो गया। बात क्लियर हो गई। अब अगला चलते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। कैसे? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, ठीक। मैं अपने आप पढ़ा देता हूँ, मैं अपने आप चल लेता हूँ, अपने आप ही आ जाएंगे। यह सारे शब्द जैसे दिए गए हैं यहाँ पर लिखा गया, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? लिखा गया प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो आप बताइए, इसमें फटाफट बताइए कौन सा सर्वनाम होता है, ठीक है। तो आप क्या देखिए कि यहाँ पर मैं अपने आप मतलब पुरुष से क्या कर रहा है, अपने निजत्व का बोध करवा रहा है। निजत्व का बोध करवा रहा है तो क्या हो जाएगा मित्र, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का क्या हो गया, बी एक सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना। जब जहां पर क्या कहा जाए, अपने की बात कही जाए, किसकी? अपने की, स्वयं की, स्वतः की, अपने आप की, ठीक। अब यह सारे शब्द जहां पे आ जाएंगे वहां पे तुरंत आपको क्या बताना होगा, निजवाचक सर्वनाम बताना होगा। क्या बताना होगा? निजवाचक सर्वनाम बताना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? आप इसका भी उत्तर दीजिएगा, किस रूप में नहीं होता। तो इसमें क्या कहा, वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक होगा नहीं, ठीक। तो इसका एक सीधा उत्तर होगा क्या, भूतकालिक रूप में। भूतकालिक रूप में क्रिया का कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, ठीक। क्रिया का परिवर्तन लिंग के अनुसार नहीं होता, सीधे सीधे बात करता है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, भूतकालीन रूप हो गया। अगला कहा गया कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है, ठीक। विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, ठीक। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। बाकी देखिए इसमें जितने भी वाक्य लिखे गए हैं वह सब क्या है, सब मिश्र वाक्य है, ठीक है। जितने चारों लिखे गए चारों क्या है, मिश्र वाक्य हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया विशेषण उपवाक्य। अब देखिए विशेषण उपवाक्य वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। होगा कैसे, एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक। एक क्या है, ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक क्या है, विशेषण है, तो यह विशेषण उपवाक्य बन जाता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता। अप्रभावित मतलब कि व्याकरण के नियमों का कोई प्रभाव जिस पर नहीं जाता है। तो व्याकरण के नियमों पर किस पर प्रभाव नहीं जाता है? देखिए अव्यय, संज्ञा, क्रिया और विशेषण, चार विकल्प आपको सामने दिए गए। इन चारों विकल्पों में बताइए कि किस पर नहीं जाता है, या आप बताएंगे हमें। तो ध्यान रखिएगा कि जो व्याकरण के नियमों से अप्रभावित रहता हुआ क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक। जिसको आप एक नाम देते हो, क्या कहते हो, अविकारी कहते हो। क्या कहते हो, अविकारी कहते हो, ठीक है। तो अविकारी वाला शब्द क्या हो जाए, वह व्याकरण के नियमों से प्रभावित नहीं होता है। बाकी जितने भी पद है, जितने भी यहाँ पर लिखे गए, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, ठीक, विशेषण भी यहाँ जोड़िए, सब क्या हो जाते हैं, विकारी शब्द होते हैं। अर्थात उस पर क्या हो जाता है, व्याकरण के नियमों का प्रभाव होता है, ठीक। तो वह जब जहां पर व्याकरण के नियमों का, जहां पर व्याकरण के नियमों का प्रभाव होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, संज्ञा का क्या आता है, संज्ञा, लिंग, संज्ञा आता है, और क्या आते हैं, सर्वनाम आते हैं, सर्वनाम होता है, क्रिया होती है, विशेषण होता है, ठीक। क्या हो जाते हैं, विशेषण होते हैं। यह चार हो जाते हैं। क्लियर है। और जहां व्याकरण के नियमों का
प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अभिकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द कहते हैं। जिसमें आपका क्या आ जाता है, अव्यय, अव्यय के 4 भेद आते हैं। ठीक, तो जो उस पर व्याकरण के नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा वह क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अव्यय शब्द कहलाएगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। मतलब ऐसे शब्दों को पहचानना जिसमें उपसर्ग लगा हो। ठीक है, लिखा गया है लालिमा, दशक, पराजय, कारीगर। ठीक, लिखा गया ना। अब इसमें से कहां पर क्या है यह आप बताइएगा। कहा गया लालिमा में उपसर्ग है, लाल तो एक मूल शब्द है, इमा प्रत्यय लगा है। ठीक, दशक में 10 उपसर्ग, 10 क्या है, मूल शब्द है, का प्रत्यय लगा है। पराजय में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। ठीक, कारीगर में क्या हो गया, कारीगर हो गया। तो यहाँ पराजय शब्द में क्या है, परा उपसर्ग लगा है। ठीक, परा उपसर्ग लगा होता है तो क्या बन जाता है, पराजय। जय के साथ परा शब्द जोड़ दिया जाए, पराजय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर क्या हो गया, प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। अगला देखिए, लिखा गया निम्नलिखित में से प्रयुक्त, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, अर्थात प्रत्यय का जिस पर प्रयोग कोई ना किया गया हो ऐसे शब्दों का चयन करना है। ठीक, तो सादर, स्वभाव, सावधान, समझदार, ऐसा आप बताइए कि इसमें क्या हो गया, कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो भैया कि यहाँ क्या लगा, उपसर्ग लगा है। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा, उपसर्ग, प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर, स्वभाव, सावधान, समझदार। तो देखिए कि धान, भाव, ठीक, दार, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, प्रत्यय हो जाते हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, सादर हो जाता है, सा उपसर्ग के रूप में आ जाता है, सादर। ठीक, विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर। ठीक, सादर, सा उपसर्ग लगा होता है ना, दर के साथ सा उपसर्ग लगा देंगे। जैसे दर शब्द लिखा गया, दर के साथ सा उपसर्ग आपने लगा दिया तो क्या बन गया, सादर बन गया। ठीक, क्या बन गया, सादर बन गया। ठीक, क्लियर है। तो विकल्प के अनुसार क्या हो गया, ए वाला सही। अगला क्वेश्चन कहा गया, नरेश घर गया, पूर्ण विराम लगाया गया है, उसने माँ को देखा। ठीक, क्या कहा गया, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य, मतलब इस वाक्य को संश्लेषण विधि के द्वारा निर्मित करना है। निर्मित करने का मतलब यह होता है कि इसको आपको परिवर्तन करना है, किसके साथ, किसके साथ करना है, किसके साथ करना है, आप ध्यान रखिए। इसके किसके साथ निर्मित करना है, क्या, इसको संयुक्त वाक्य बनाना है। इसको क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक, तो संयुक्त वाक्य बनाइए। देखिए विकल्प आपके सामने क्या दिया गया है, अब देखिए विकल्प में आपको दिया गया, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। नरेश ने घर जाकर माँ को देखा, नरेश घर गया तब माँ को देखा। नरेश घर गया जहां उसने माँ को देखा। तो ध्यान दीजिए यह सब गलत, और शब्द का जहां प्रयोग होगा वह क्या कहलाएगा, संयुक्त कहलाएगा। और एवं, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, यह सारे शब्द जब भी आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो गया। तो प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर। ठीक, विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, कौन सा वाक्य क्या है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूत की बात कर रहे हैं, वे गए, वे आए थे, वे खा रहे थे, सोकर उठे हैं। ठीक है, सोकर उठे हैं, अभी मतलब उठे हैं, या अभी क्या पूर्ण हो रहा है। ठीक, वे खा रहे थे, जब मैं आया तो खा रहे थे, यह भी पूर्ण। लेकिन वे आए थे पूर्ण हो चुका है, या जो क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा मित्र, पूर्ण
भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? वहां आए थे क्रिया मतलब पूरी हो चुकी है, बीते हुए समय में पूरी हुई है। जब क्रिया बीते हुए समय में पूरी हुई होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? वह क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक, किसी कथन को मूल रूप से लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कोष्ठक का चिन्ह, उद्धरण का चिन्ह, निर्देशक का चिन्ह, लाघव का चिन्ह। ठीक है, अब किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक यह वाला चिन्ह होता है, लाघव यह चिन्ह होता है। ठीक है, कोष्ठक यह होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके मतलब ये कहा जाए कि गांधी जी ने कहा जाए गांधी जी ने कहा, क्या कहा? सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक, बोलना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या उद्धरण का चिन्ह लग गया ना कथन के बाद, यहाँ पे जो कॉमा लगा या उद्धरण का चिन्ह कहलाता है। सदा सत्य बोलना चाहिए। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखो। मातृणाम, क्या लिखा गया? मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मात धन ऋणाम होगा, मातृ धन ऋणाम हो जाएगा, मातृ धन ऋणाम होगा, माता धन ऋणाम हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए मित्र, तुरंत आप इसको क्या लगाएंगे? मातृधन ऋणाम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे यह भी आप देखिएगा। मातृधन ऋणाम की अगर हम बात करते हैं तो मातृ से क्या मिलता है? यहाँ पे क्या आ जाता है? आपका बड़ी ऋषि आ जाती है, इसका मेल इससे होता है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ी ऋषि के रूप में बन जाते हैं। शब्द क्या बन जाता है? मातृ राम बन जाता है। क्या बन जाता है? मातृ राम बन जाता है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होती है तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर। लाभ, हानि और लाभ में कौन सा समास है? बताओ, फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। लाभ और हानि में कौन सा समास है? तो विकल्प में दिया गया द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है और तत्पुरुष समास। इसमें से कोई नहीं। ठीक, इसमें से कोई नहीं है। तो आप बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा, झटपट आप उत्तर दीजिएगा मित्रों। अब देखिए कि लाभ और हानि की बात होती है ना, किसकी? लाभ और हानि की बात होती है। तो इसमें कौन सा समास हो जाता है भैया? इसमें कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक, तो विकल्प में कहीं द्वंद्व समास नहीं है। ठीक, इसलिए विकल्प नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक, इसमें से कोई नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों पदों में प्रतिस्पर्धा, मतलब कि क्या हो जाता है? छोटा और बड़े की बात हो रही है। ठीक, शब्द विलोम बन रहे हैं, शब्द विलोम बनने की वजह से इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब लो, यहाँ पर एक नई बात आ गई। कहा गया कि अनुभाव के कितने भेद होते हैं? किसके? अनुभाव के कितने भेद हो जाते हैं? तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं बताओ आप हमें। तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं या बताइएगा? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं। अनुभाव क्या है? विभाव और अनुभाव की बात करते हैं। विभाव, विभाव के बाद क्या उत्पन्न होता है? अनुभाव होता है। तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो 4 हो जाते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक क्या हो जाता है? कायिक, दूसरा क्या हो जाता है? वाचिक, तीसरा क्या हो जाता है? सात्विक, चौथा क्या हो जाता है? आहारी हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गए? 4 भेद हो जाते हैं। नाम हमने लिख दिया कि चारों आप देख लीजिएगा। तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद है यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसमें कौन सा वर्णिक छंद है भैया? दोहा है, सवैया है, चौपाई है कि रूला है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया? वर्ण, मतलब जो वर्ण गणना पर आधारित छंद को, वर्ण गणना पर आधारित छंद को, आधारित छंद को क्या कहते हैं? हम को वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। तो इसमें से कौन सा है पूछा गया? तो सवैया छंद क्या कहलाएगा?
वर्णिक छंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णिक छंद कहलाएगा। दोहा की अगर हम बात करते हैं या क्या है? मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। चौपाई और रोला की बात करते हैं तो यह सब मात्रिक छंद हो जाता है। ठीक है। बाकी इसमें जैसे चौपाई है, ठीक है, उसके इंद्रवज्रा है, इंद्रवज्रा छंद है। ठीक। उपेंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद है। बसंत तिलका छंद है, बसंत तिलका छंद है। यह सारे छंद क्या हो जाते हैं? यह सारे छंद क्या हो जाते हैं? वर्णिक छंद हो जाते हैं। तो यहाँ जो सवैया छंद दिया गया, यह सवैया छंद क्या हो जाएगा? वर्णिक छंद हो जाएगा। बाकी जो दोहा, चौपाई, रोला, यह सब क्या हो जाएंगे भैया? मात्रिक छंद हो जाएंगे। ठीक है। इसके बारे में तो आप उससे भी जानते हैं, इसमें मात्रा की गणना की जाती है, मात्रा की गणना की जाती है, मात्रा की गणना की जाती है। ठीक। इसमें क्या हो जाता है? वर्ण की गणना की जाती है, मात्राओं की कोई गणना इसमें नहीं की जाती है। और इसी वर्णिक छंद में ही याद ध्यान रखिएगा कि वर्णिक छंद में ही आपके साथ जो गण का प्रयोग किया जाता है, गण जिसे आप रगण, जगण, तगण, भगण, रंग, नगण के नाम से जानते हैं, तो यही वर्णिक छंद में ही प्रयोग किए जाते हैं और इसका प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको आप देखते ही बता देंगे। लिखा गया कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार है। तो अर्थालंकार है क्या? श्लेष है, वक्रोक्ति है, यमक है कि रूपक है? अर्थालंकार है की बात कर रहा है, मतलब कि चार विकल्पों में ऐसा कौन सा अलंकार है जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है? तो सीधी बात है भैया कि अर्थालंकार में कौन आएगा? रूपक अलंकार आएंगे। बाकी ये तीनों कहाँ चले जाएंगे? शब्दालंकार में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शब्दालंकार में चले जाएंगे। ठीक है। अब अर्थालंकार में रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक, अतिशयोक्ति हो गया, अन्योक्ति अलंकार, अन्वय हो गया, विभावना हो गया, संदेह हो गया, विरोधाभास हो गया, मानवीकरण हो गया, दृष्टांत हो गया, ठीक, अपहुत अलंकार हो गया। बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं, मतलब कि 5 अलंकारों को छोड़ के जितने भी अलंकार होते हैं सब अर्थालंकार। 3 तो आपको सामने दिया गया है, इसमें श्लेष और क्या जोड़ देना? सॉरी, अनुप्रास जोड़ देना, अनुप्रास, और एक विप्सा अलंकार आता है। क्या आता है? विप्सा अलंकार आता है। इन 5 अलंकारों को छोड़कर बाकी जितने भी अलंकार आते हैं वह सब क्या हो जाते हैं? अर्थालंकार होते हैं। ठीक। तो यह 5 अलंकारों को छोड़ दीजिए, बाकी सब अर्थालंकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन गैर अनेकार्थी श्रेणी का शब्द है? गैर अनेकार्थी श्रेणी, गैर शब्द लगाने से घबराइएगा नहीं, ऐसा कहना है कि जो गैर मतलब कि नहीं, जो ना हो, अनेकार्थी ना हो। अब इसमें आप देखिए कि इसमें अनेकार्थी श्रेणी का शब्द नहीं है, कि इंद्र नहीं है, कि ब्राह्मण नहीं है, कि सिंह नहीं है, कि सूर्य नहीं है। ठीक। तो आप इसमें झट से आप उसका उत्तर आप देंगे। अब झट से उत्तर देने के बाद इसमें बताएंगे इसमें कौन सा सही है। तो चलिए बताइए, हाथी नहीं है, कि इंद्र नहीं है, कि ब्राह्मण नहीं है, कि सिंह नहीं है, कि सूर्य नहीं है? तो आप इसका बताइए, फटाक से बताइएगा। गैर अनेकार्थी श्रेणी के हैं, गैर अनेकार्थी श्रेणी के कौन नहीं है? ब्राह्मण। ठीक। बाकी यह सब हैं, बाकी यह बी वाला सही न सही है। ठीक। बाकी और जितने भी हैं सब क्या? अनेकार्थी श्रेणी के शब्द है। ब्राह्मण जो होता है अनेकार्थी श्रेणी का शब्द नहीं होता है। इसके लिए क्या विकल्प नंबर क्या हो गया? बी वाला एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहा गया जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? निराशा कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं, असंभव कहते हैं। ठीक। अब देखिए कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया, कहा गया जिसकी आशा ना की गई हो वह क्या भैया हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। निराशा मतलब कि जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, निराशा कहलाती है। उपेक्षा मतलब क्या? जब कोई आपकी बेइज्जती करता है। ठीक। असंभव करते क्या होता है? जो कभी संभव ना हो। ठीक। तो यह चारों का अलग अलग अर्थ हो गया, लेकिन जिसकी आशा ना की गई उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अप्रत्याशित कहेंगे। ठीक। तो विकल्प नंबर बी सी एकदम सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुलंसका किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका भैया? नौका का है, बिजली का है, कि नदी का है, कि रात्रि का है? तो देखिए कुलंसका जो शब्द दिया गया है यह किसका पर्यायवाची शब्द है? मित्र, नदी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? नदी का। ठीक। तो इसका अर्थ क्या होता है? नदी से लगाया जाता है। नदी जब आप पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? कुलंसका हो जाएगा। ठीक है। तो आप विकल्प नंबर से एकदम राइट आंसर। नदी को आप लोग कर लीजिए, क्योंकि यह शब्द पहली बार आया इसलिए हम आपको इसको कई बार दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको आप देख लीजिएगा कुलंसका।
का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नदी होगा। और नदियों के पर्यायवाची शब्दों में यह सारे शब्द अधिकांशतः दिए ही नहीं होते हैं। ठीक, तो अब इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? सोम होगा, वर्ण होगा, द्विज होगा, श्रेष्ठ मित्र। या ध्यान रखिए कि चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए क्या है? एक शब्द पूछा गया है और यह अनेकार्थी होते हैं। ध्यान रखिए अनेकार्थी होते हैं। इनका एक अर्थ लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है? द्विज से लगाया जाता है। द्विज मतलब चंद्रमा, ब्राह्मण, पंछी, ठीक, इतने बहुत सारे शब्दों से इनका अर्थ लगाया जाता है। तो 24 का क्या हो गया? सी। 24 का क्या हो गया? सी। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर में क्या कर रहा है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या होता है? अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मतलब बैसाखी का सहारा लेना होता है या कुमार्ग पर चलना होता है। अंधे की विशेष छड़ी होती है, एक ही सहारा होता है। अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा भैया, जिसका क्या हो गया? एक ही सहारा हो जाता है। ठीक है, बैसाखी, कुमार्ग, अंधा गुंधा के विशेष छड़ी की बात नहीं की जाती है। इसमें सीधा सीधा आपसे क्या कहा गया कि 25 नंबर में एक ही सहारा हो जाएगा, क्योंकि अंधे की लकड़ी है मतलब एकमात्र सहारा होना। एकमात्र सहारा होना मतलब अंधे की लकड़ी हो गया। मुहावरे का ये अर्थ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब ऐसा शब्द है जो तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव होंगे। जिसमें दिया गया राजा, खेत, किसान, दाहिना। तो इसमें देखिए कि भैया कि जो शब्द तद्भव नहीं है, तो राजा शब्द संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या होते हैं? समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तद्भव नहीं है, यह तत्सम शब्द होता है। यह संस्कृत में भी ऐसे आता है और हिंदी में भी ऐसे आता है। बाकी खेत है, किसान है, दाहिना है, यह क्या हो गया? तो सब क्या हो जाते हैं? तत्सम तद्भव हो जाते हैं। खेत का क्षेत्र बन जाता है, ठीक, किसान का कृषक बन जाता है, ठीक है, दाहिना का दक्षिणवर्ती बन जाता है। ठीक, क्लियर है? तो इसमें ऐसा क्या हो जाते हैं? सब तद्भव हो जाते हैं। बाकी यहाँ राजा जो शब्द होता है वह क्या हो जाता है? क्या है? तद्भव नहीं है। अब ये बात और ध्यान रखिए, राजा शब्द का प्रयोग तद्भव और तत्सम में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, परिवर्तन इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? यहां लिखा है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना, ठीक, ज्योत्सना। अब इसमें आप बताइए, इसमें सोचिए कौन सा शब्द सही होगा। ठीक, या ज्योत्सना तो लिखा ही नहीं जाता है। ठीक, अब विकल्प आया ज्योत्सना हो जाता है। यह वाला विकल्प सही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब ज्योति की बात करते हैं ना, ज्योति और सना की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? यह ई का परिवर्तन हो जाता है। ठीक, ई का यहाँ लोप हो जाता है, और जब ई का ता के साथ मेल होता है तो सा भी आधा हो जाता है, ता भी आधा हो जाता है। तो क्या लिखा जाता है? ज्योत्सना लिखा जाता है। ठीक है, यह वाला रूप शुद्ध रूप हो गया। बाकी यह भी गलत, यह भी गलत हो गया। तो ज्योत्सना सही हो गया, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ज्योत्सना हो गया। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। ठीक, बहुतों बार पूछा गया। तो बहुतों बार जब पूछा, जो कई बार पूछा गया है, उसके लिए आप एकदम कंठस्थ रहिएगा, क्योंकि परीक्षा जो होगी हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है ना, अधिकांशतः आया ही है यह शब्द। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए ज्योत्सना हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा गया हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप है। अब देखिए हस्ताक्षेप जो शब्द लिखा गया उसका शुद्ध रूप पूछा गया। हस्तक्षेप, हस्तक, हस्तक्षेप, ठीक, स्थाप और हस्तेक्षण, हस्तेक्षप। इसमें भैया देखिए हस्ताक्षेप का जो शुद्ध रूप हो जाता है तो यह खुद ही शुद्ध है, तो इसके लिए शुद्ध ए हस्तक्षेप हो जाएगा, अर्थात ए बी दोनों शुद्ध लिखा गया है। तो इन दोनों में से कोई आप एक मान लीजिएगा कुछ मिस्टेक के कारण। ठीक है, तो यह भी शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, यह तीनों शुद्ध शब्द होते हैं। अगला देखिए, अभय और उभय शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? क्या क्या लिखा गया? अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय, निर्भय दोनों हो गया, पढ़ना पढ़ाना हो गया, हवा और अग्नि हो गया दोनों, और निर्भय हो गया। अब मित्र यह ध्यान रखिएगा, अभय का अर्थ मतलब बिना भय के। जब अभय की बात करते हैं, अभय का मतलब क्या हो जाए? जो बिना भय के हो। ठीक, अब उभय का मतलब क्या हो जाता है? जब उभय की हम बात करते हैं, उभय का अर्थ क्या हो जाता है? जहां दोनों हो। ठीक,
तो अब देखिए जो निर्भय होगा और दोनों होगा, ये वाला विकल्प, ये वाला सही उत्तर। निर्भय और दोनों। अभय का अर्थ किससे लगाया गया? निर्भय से लगाया गया। उभय का अर्थ किससे लगाया गया? दोनों से लगाया गया। पढ़ना पढ़ाना गलत, हवा अग्नि गलत, दोनों और निर्भय। यहाँ तो उल्टा हो गया, इसलिए नहीं तो यह भी सही हो जाता है। और लेकिन यहाँ पे अभय का अर्थ क्या लगाया गया? निर्भय से, और उभय का अर्थ क्या लगाया गया? दोनों से। तो यह विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर। अब अगला देखिए कि लिखा गया निम्नलिखित में कुल और कुल शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? कुल और कुल, कुल परिवार होता है, लेकिन कुल का अर्थ क्या हो जाता है? ठंडा होता है या किनारा से लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुल क्या हो गया? एक योग होने की वजह गलत हो गया। कुल का अर्थ क्या हो गया? कुल का अर्थ क्या हो गया? किनारा या ठंडा हो गया। परिवार या ठंड हो गया। वंश या किनारा हो गया। ठीक, अब आप इसमें चारों विकल्पों में से बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द दिखाई दे रहा है कुल, कुल और किनारा, तो यहाँ जो कुल शब्द लिखा गया उसका किनारा और ठंडा लगा दीजिएगा, क्योंकि यह किनारा और ठंडा, कुल मतलब ठंडा भी हो जाता है, कुल का अर्थ किनारा और परिवार से भी लगाया जाता है। ठीक, और कुल का अर्थ भी किनारा से लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो किनारा शब्द होता है, किनारा क्या हो जाता है? कुल से संबंधित होता है, और कुल का अर्थ क्या हो जाता है? परिवार से भी संबंधित होता है। ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। और अगर कुल की हम बात करते हैं, कुल की अगर हम बात करते हैं, कुल मतलब क्या होता है? ठंडा भी होता है, और इसका अर्थ भी क्या लगाया जाता है? किनारा से लगाया जाता है। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जो विकल्प हमें दे दिया गया है, विकल्प के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं परिवार के साथ ढंग गलत हो गया, वंश के साथ किनारे के साथ वंश गलत हो गया, और परिवार के साथ योग गलत हो गया, तो हमारे पास विकल्प क्या बच रहा है? यही बच रहा है, इसलिए यह सही हो जाएगा। ठीक, या बी वाला, तो बी वाले को आप एकदम सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया अलबर्नी ने किस ग्रंथ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी आपको ना किताबों में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अब आप देखिए कि कहा गया अलबर्नी ने किस ग्रंथ में हिंदी का प्रयोग किया था? अल हिंद में किया, किताबुल हिंद में किया था, कि दोनों में किया था, कि इसमें से कोई नहीं किया था। ठीक, अब देखिए कि यह जो अलबर्नी थे, अलबर्नी क्या थे? एक इतिहासकार थे। ठीक, उन्होंने एक अल हिंद नामक एक ग्रंथ लिखा था जिसके 3 भाग थे। ठीक, जिसके कितने भाग थे? 3 भाग थे। उसी 3 भाग में पहला भाग क्या था? किताबुल हिंद था। इस किताबुल हिंद में इन्होंने क्या किया था? हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए यहाँ विकल्प मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, क्योंकि अल हिंद जो ग्रंथ था इनका, अल हिंद ग्रंथ था, उसमें एक लिखा गया था किताबुल हिंद। क्या लिखा गया था? किताबुल हिंद। यह एक उनका अल हिंद का एक भाग था। तो इस भाग में क्या किए थे? उन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था, अर्थात इसलिए इसमें हमने क्या माना? दोनों को मान लिया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी पश्चिमी हिंदी की है, बिहारी की है, कि पूर्वी की है, कि राजस्थानी की है? तभी अभी हमने आपको अभी बताया था। तो यह क्या हो जाएगा? अवधी किस की है? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के साथ साथ अवधी आएगी, अवधी भी आएगी, अवधी, इसी में बघेली भी आ जाती है, इसी में और एक आ जाती है छत्तीसगढ़ी आ जाती है। ठीक, तो यह तीनों बोलियां जो होती है वह कहाँ निकल कर आती हैं? पूर्वी हिंदी से। अब पूर्वी हिंदी अगर आपसे पूछा जाए तो यह कहाँ निकल कर आती हैं? अर्ध मागधी अपभ्रंश से आती है। कहाँ से आती हैं? अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकल कर आती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए जब भी आपको गद्यांश मिलता है तो गद्यांश में सीधा सीधा आपसे कहा जाता है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सारा का सारा उत्तर इसी में है। ठीक, लिखा गया है उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिएगा। गुलजार जी, क्या लिखते समय आपके चिंतन में क्या होता है? ठीक है, लिखा गया है कि देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में यह होता है, मैं तय करता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहानी की होती है, पाठक के सामने रख कर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ कि वह है कम्युनिकेशन।
अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना। ठीक, कम्युनिकेशन मतलब कि हाँ कम्युनिकेशन, हाँ मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ कि मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीकों को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। ठीक, विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं, आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट में लोगों तक पहुंचानी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो, लेखन हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, नीचे वाला भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे वाला आ नहीं रहा, देख लीजिएगा। ठीक, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है, इससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को देखते हैं। लिखा गया कि जब गुलजार जी लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? फिल्म बनाने के होते हैं, स्वयं के होते हैं, मीडिया के होते हैं, पाठकों के होते हैं। तो देखिए जब गुलजार जी लिखते थे तो उसमें क्या हो जाता था, उनके अपने खुद के स्वयं के होते थे। उन्होंने कहा था हम अपने स्वयं के शब्दों को लिखते थे। ठीक, तो बाद में जब पहले वो स्वयं के शब्दों को लिखते थे तब वो लोगों के सामने कहानी के रूप में जाते थे, तो लोग उसको देखते थे, तब उस पर अपना फिल्म बनाने का कार्य करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलजार जी के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि लेखक पाठक की अपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में ही होती है, लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। ठीक, तो अब आप बताइए गुलजार जी के अनुसार लिखने वाले के अंदर क्या होना चाहिए? लिखने वाले के अंदर क्या होना चाहिए, उसके जहन में क्या होना चाहिए? तो उसमें क्या हो जाना चाहिए, उसमें एक लेखक की संवेदनाएं होनी चाहिए, आत्मानुभूति के केंद्र होनी चाहिए। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ठीक, मीडिया है, लेख है, कला है या संप्रेषण है? तो आप बताइए, फटाफट बताइए इसको। देखिए एक लेखक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, उसका और पाठक के बीच में क्या हो जाना चाहिए, संबंध होना चाहिए, जुड़ना होना चाहिए। तो उससे जुड़ने के लिए क्या हो जाता है, संप्रेषण होना चाहिए। कहानी की भाषा इस तरह से होनी चाहिए कि लोग उससे जुड़े, उसको चित्रित करें अपने मानसिक पटल पर। ठीक, तो वहां पे क्या हो गया, विकल्प नंबर डी। अगला कहा गया, किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है? ठीक, लोगों तक वह बात पहुंचे, मीडिया द्वारा सहारा जाए, सरल भाषा का प्रयोग करना, वह सुंदर तरीके से कही जाए। ठीक, तो आप बताइए इसके बारे में कौन सा सही हो जाएगा। अब देखिए कि कहा गया किसी भी कला का लक्ष्य यह होता है कि लोगों तक वह बात पहुंच जाए, तब कला का पूर्ण विकास होगा, अन्यथा कला का कोई पूर्ण विकास नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कि वह लोगों तक पहुंचे या उसका सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक, 36 का ये हो गया। अगला देखिए 37, गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं? वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई बात या नहीं, वह सब लोगों द्वारा सराही गई या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, यह बात पाठक तक पहुंच रही या नहीं। तो देखिए गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि किस कसौटी पर करते हैं कि यह जो शब्द लिखा गया है यह किसके संदर्भ में लिखा गया है, कि लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं कि वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो व्यंग भरे अंदाज में कही गई बात है या नहीं, यह तो अलग बात होती। जो लिखा गया उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तभी तो आकलन किया जाएगा ना इसकी प्रशंसा कितनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विकल्प नंबर डी। 37 का क्या हो गया, विकल्प नंबर डी हो गया। क्लियर है। अब अगला कहा गया, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है? तो आप देखिए गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते थे। गुलजार जी लिखने से पहले यह तय करते थे कि किसके लिए लिखना है, उसमें नायक और नायिका खलनायक कौन होगा, इसके लिए लिखते थे। तब बात आगे बढ़ती थी। ठीक है, तब कहानी जाके बनती थी। तो 38 का क्या हो गया, डी सही उत्तर है। जहन शब्द का अर्थ क्या, जहन की बात अभी आई थी ना, जहन का अर्थ क्या होता है, दिमाग, सपना, ख्याल या दिल।
दिल होता नहीं, या कुछ नहीं होता। जहन का अर्थ क्या होता है? दिमाग। ठीक, आपके मन या दिमाग में जो सपना सब बातें जाती हैं उसे जहन कहते हैं। ठीक है, जहन शब्द होता है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? चलिए बताइए, अष्टयाम के रचयिता कौन माने जाते हैं? सूरदास, नाभादास, गोकुलदास या वल्लभाचार्य? तो देखिए, अष्टयाम के जो रचयिता माने जाते हैं मित्र, वह कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य माने जाते हैं। सूरदास सूरसारावली साहित्य लहरी इनकी रचना रही है। गोकुलदास की दो महत्वपूर्ण रचना रही है, उसको आप देख लीजिएगा। वैष्णव 84 वैष्णव की वार्ता, किसकी थी? 84 वैष्णव की वार्ता, यह इनकी रचना रही है। और एक थी 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक, वार्ता, यह दोनों रचना किसकी रही भैया? दोनों रचना गोकुलनाथ की रही। अष्टयाम रचना किसकी रही? नाभादास के सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी, यह रचना किसकी रही? सूरदास की रही। रही बात वल्लभाचार्य की, वल्लभाचार्य जो थे वह क्या थे? एक वैष्णव संप्रदाय संबंधित थे, अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। ठीक है, और इन्हीं से कृष्ण भक्ति शाखा का प्रारंभ मान लिया जाता है। ठीक, और यह सब इनके क्या थे? शिष्य थे। या गोकुलदास, नाभादास, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आज हमारे साथ जुड़े हैं और हमने आपके 40 प्रश्न आज फिर से करवा दिया। कल आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, या इसलिए लेके आया जाएगा क्योंकि आपका परसों एग्जाम है। ठीक, इसके लिए लेके आया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दिया करिएगा। ठीक, जो लोग चैनल पर आज नए बने आए हैं वो लोग जरूर एक बार उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।